अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसीब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है। तो चैप्टर नंबर 12 का आगाज़ हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो हमारा चैप्टर का नाम है। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली इलेक्ट्रो हमारे पास स्टैटिक दो चीज़ों का, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और दूसरा हमारे पास है स्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अब नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस का मुताला करेंगे। लेकिन कौन से चार्जेस का मुताला करेंगे? ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में पड़े हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स that deals with the study of charges कौन से चार्जेस जो कि एट रेस्ट में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डेफिनेशन मानेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए चार्जेस का मुताला करेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैंने बेसिकली इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया जो कि चार्ज। अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या चीज है? अब स्टूडेंट, हमारे पास चार्ज है कि चार्ज किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। अब स्टूडेंट्स, ये वर्ड यूज किया मैंने इंट्रिंसिक का। व्हाट इज इंट्रिंसिक? अब स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक का मतलब है जिसकी आपको बेसिक रीजन मालूम ना हो। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज क्यों है? आप इसका आंसर देख सकेंगे। अब मैं पूछता हूं प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो पॉजिटिव है, लेकिन क्यों पॉजिटिव चार्ज है? इसका आंसर हमें नहीं मालूम। तो जिसकी बेसिक रीजन हमें मालूम ना हो, हम उसको कहते हैं कि ये उस बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सपोज करें एक बॉडी जिसका मास है, कोई एक इंसान है जिसका मास है, लेकिन उस इंसान का मास है, मास क्यों है? तो ये मास क्यों है, हम इस मास का आंसर नहीं दे सकते। ये उस चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि बॉडी का मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट हो सकता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब स्टूडेंट्स, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने लिखी यहां पर कि मास जो हमारे पास होता है किसी बॉडी का, चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर तो नो चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है। लेकिन जो चार्ज है, कहते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है और चार्ज भी है, यानी कि मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब हमारे पास चार्ल्स बेबेज ने बताया था कि हमारे पास चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉजिटिव का आप एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाएंगे प्रोटॉन, और नेगेटिव में हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के चार्ज हो गए? टाइप्स हमारे दो तरह के टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारे पास प्रोटॉन और नेगेटिव में हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कब किया जाता है? अब आसान सा इसका आंसर है कि जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएंगे तो बॉडी सिंपली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? आपका ये आंसर बन सकता था कि जैसे कि बॉडी को नेगेटिव चार्ज कैसे करते हैं,
कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करके, तो आप पॉजिटिव कैसे करेंगे, बॉडी में से जो पॉजिटिव चार्ज एंटर करके नहीं स्टूडेंट्स, बॉडी में पॉजिटिव चार्ज एंटर करके नहीं, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर क्या था कि जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज एंटर करना है तो न्यूक्लियस में से निकालना पड़ेगा। तो आपका आंसर ये होगा कि अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करके, पॉजिटिव ऐड करना है तो उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर, यानी कि जब भी आपने काम करना है बेसिक आपका इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करेंगे तो बॉडी है हमारे पास कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव, बाहर निकाल देंगे तो आपके पास चार्ज हो जाएगी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है कि हमारे पास लॉस चार्ज के कौन कौन से कवानीन है, आपने पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी कि हमारे पास पहला क्या कानून है कि जो लाइक चार्ज हैं वो आपस में एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। जो सेम चार्ज है हमेशा एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर देखिए मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे होंगे। या फिर मैं कहता हूं नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट देखें इसमें कि पहला के लाइक चार्जेस हमेशा आपस में दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मिसाल के तौर पर जैसे ये दोनों पॉजिटिव से तो रिपेल कर रहे थे, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दो कवानीन होंगे। तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैटर क्लास में पढ़ी लेकिन आपने इसमें गौर नहीं किया। तीसरा हमारे पास ये है कि अगर आपके पास मैं इससे लिख रहा हूं, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये हो जाएगी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को जो आपके पास है कोई भी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाएगा तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर देखें कि ये आपके पास एक बॉडी ए और दूसरी बॉडी में कहता हूं ये बी है। अगर ये बॉडी ए सपोज कर ले एक बॉडी इस एक के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बी बॉडी हमारे पास है इस बी को मैं करता हूं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हर चीज इसमें नहीं है कि इसमें चार्ज जीरो है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद है वो मिकदार है आपस में इक्वल है। अब क्या होगा कि अगर मैं इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आऊंगा तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा आपस में अट्रैक्ट कर रही होगी। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी गौर से आप सुनिए, इंपॉर्टेंट है ये। जब एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर लाया जाता है तो ये जो चार्ज बॉडी है न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स ये तो तीन हमारे पास एक लाइट है जब उसमें रिपेल करते हैं, अनलाइक आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और थर्ड हमारे पास क्या है जब चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है तो हमेशा आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज मैंने हेडिंग से दिया क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कूलम्स लॉ में पढ़ना है तो कूलम्स लॉ में पॉइंट चार्ज का बड़ा इसमें रोल होगा, इसलिए पॉइंट चार्ज मैं आपको बयान करने लगा हूं। अब स्टूडेंट जरा देखें पॉइंट चार्ज बेसिकली क्या है। अगर सपोज करें हमारे पास एक चार्ज चाहिए और दूसरा चार्ज चाहिए, अगर दो चार्ज ऐसे पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जो डायमेंशनलेस हो, इतना छोटा चार्ज जो ना होने के बराबर हो, लेकिन मैंने ये जो दो चार्ज नहीं है ये तो इतने छोटे है नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दो चार्जेस को आपस में एक दूसरे के इतना दूर कर देते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला इतना ज्यादा हो जाए कि ये दोनों चार्जेस आपस में बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे हो, पॉइंट नजर आ रहे हो। यानी कि पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या बन सकती है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या टू चार्जेस वेरी लार्ज एज कंपेयर देयर साइजेस, यानी कि जब दो चार्जेस के दरमियान जो फासला इतना ज्यादा हो जाए कि दोनों चार्ज उस फासले से बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे हो, ये आप कहेंगे पॉइंट चार्ज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कूलम्स लॉ। बेसिकली कूलम्स ने क्या कहा था कि अगर सपोज करें दो चार्जेस आपस में आप इस तरह रखें, सपोज करें ये दो चार्जेस हैं, कौन से चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज हैं।
वैसे एक कूलम लॉ पढ़ने से पहले आपको कूलम लॉ की लिमिटेशन का भी पता होना चाहिए। पहले वो आपको लिमिटेशन बताता हूं। पहली लिमिटेशन कूलम लॉ पढ़ने से पहले ये होना चाहिए कि अगर आपने जो दो चार्जेस लेने हैं वो पॉइंट चार्ज लेने हैं। आप पॉइंट चार्ज आपसे ना पूछे कौन से हैं, मैंने भी बता दी है। पॉइंट चार्ज वो होंगे जो अब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके साइज की निस्बत जो है ना वो बहुत ज्यादा हो। अब जरा देखिए इसमें क्या होना है कि पहली लिमिटेशन इसकी क्या होगी कि दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट चार्ज। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि ऐसे चार्ज जो लेने हैं जो मोशन में ना हो, एट रेस्ट हो, स्टैटिक चार्ज होंगे, तब कूलम लॉ के पास होल्ड करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों चार्जेस के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ना करे। अब सपोज करें आप जब आप एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब इसके मिड में देखते हैं तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन देखें सारे जुड़ के न्यूट्रॉन पे पड़ते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। लेकिन जब प्रोटॉन की बात करते हैं सारे आपस में जुड़ के पड़े होते हैं, लेकिन हम तो क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये तमाम पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे क्यों रह रहे हैं, तो ये इन तमाम के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। तो कूलम लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस आपस में इतने पास ना आ जाएं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर जाए। अब दोबारा देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, ये प्रोटॉन पड़े हैं। प्रोटॉन आपस में इतने करीब ना आ जाएं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से आपस में ये होल्ड कर जाए। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड करेगी तो कूलम लॉ फेल हो जाएगा। अब जरा इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि कूलम लॉ बेसिकली कहती है, मैंने आपको बता दी है कि दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ना करे। अब कूलम लॉ बेसिकली कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस देखिए, अगर इन दो पॉइंट चार्जेस के ऊपर जो चार्ज लग रहा है, अब इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट करती है वो क्या है, वो फोर्स इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि स्टेटमेंट में क्या होगा कि व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कि जब फोर्स लग रही हो दो पॉइंट चार्जेस के ऊपर, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। अब देखिए जरा सपोज करें मैं इसका जो अपनी स्टेटमेंट है आपने बुक की लाइन लिखनी है जो मैंने अभी बोली है, मैं इसकी बेसिकली मैथमेटिकल रीजन बताता हूं। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की, जो कूलम लॉ कहता है हमारे पास। इसको मैं एक बार मान के आया हूं और कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnitude of the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। वो जो फोर्स होगी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर आप सपोज करें कि यहां पर आपने चार्ज बढ़ाया तो इन दोनों के दरमियान कूलम ने ऑब्जर्व किया जो डिस्टेंस होगा वो हाली जितना चार्ज बढ़ाया उतना नहीं बढ़ेगा बल्कि दो गुना बढ़ेगा, यानी कि 4 गुना। जरा देखें मैं यहां पर अगर डिस्टेंस 2 करता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि डिस्टेंस डबल करने से 4 गुना इसके दरमियान फोर्स कम हो जाएगी। अब जरा देखें इन दोनों को आपस में कंबाइन करें कि हमारे पास क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो इक्वल लगाएंगे कि Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कूलम्स फोर्स का हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब स्टूडेंट देखें जरा इसमें ये कूलम्स फोर्स का फार्मूला है। अब कूलम्स फोर्स में बेसिकली ये के क्या चीज है, के हमारे पास है कूलम्स कांस्टेंट है। कूलम्स कांस्टेंट जो के की वैल्यू हमारे पास है वो है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। स्टूडेंट्स देखिए मैं इस जगह के ऊपर अभी इसके यूनिट्स नहीं लिख रहा, मैं यूनिट्स अभी इसके ड्राइव करूंगा फिर मैं आपको पुट करूंगा। अब स्टूडेंट देखें इस के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा स्टूडेंट देखें ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या चीज है, हम इसको कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में से
जो फोर्स को पास कराने की बेसिकली इजाजत होती है, यानी कि परमिटिविटी बेसिकली क्या चीज है, मैं यहां लिख रहा हूं, परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिशन। ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास है परमिटिविटी परमिशन का रेसिप्रोकल होता है। आसान अल्फाज में जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स उतनी कम पास होगी फ्री स्पेस में से। तो हमेशा क्या होना चाहिए, परमिटिविटी को हमेशा कम होना चाहिए और इसमें पास करने वाले जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा पास करेंगे। तो इसका बच्चे हमारे पास क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। मैं यूनिट अभी इसके लिए लिख रहा हूं, अभी मैं दोनों के यूनिट्स राइट करता हूं फिर यहां पर करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं इसको रेस कर लेता हूं। अब तो देखें इसमें फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे यहां से के की मैंने यूनिट्स निकालने के को दरे रहने थे, f को दोबारा फार्मूला है तो k q1 q2 बाय r का स्क्वायर। अब यहां से देखें r स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, इसमें जाकर ये मल्टीप्लाई f r स्क्वायर k q1 q2 और ये q1 q2 यहां मल्टीप्लाई नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे f r स्क्वायर q1 q2 इज इक्वल टू k। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो r रेडियस है बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसका भी क्या होता है कूलम, कूलम इनटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, ये हमारे पास कूलम स्क्वायर आ जाएगा और ये ऊपर जाकर बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। जो स्टूडेंट्स मैंने अभी किए कि ये यूनिट्स छोड़े थे इस जगह पे पुट करना है, क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। जरा स्टूडेंट्स यहां पर गौर कीजिएगा कि मैंने भी एप्सिलॉन के भी जो यूनिट है वो भी छोड़ दिए थे। जरा देखें ये तो हमारे पास 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब जरा देखें इस 4 पाई को इग्नोर करें, एप्सिलॉन को k की जगह k को एप्सिलॉन की जगह लें तो क्या आएगा कि एप्सिलॉन, यानी कि दोबारा वैल्यू लिख रहा हूं k = 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इस कांस्टेंट के कोई यूनिट नहीं होते, इन दोनों की जगह चेंज करें, एप्सिलॉन नॉट = 1/k, यानी कि k की यूनिट हमारे पास अभी लेकर आए थे वो पुट करें, क्या यूनिट आए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर है। ये उठा के ऊपर ले जाएं, क्या आएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम के ऊपर स्क्वायर, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी आ गई, वो भी आप करें पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। यानी कि आसान अल्फाज में जो आपने k के यूनिट लिखी हैं उन्हीं का वो रेसिप्रोकल एप्सिलॉन की भी यूनिट आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये जो एप्सिलॉन है बेसिकली मैंने किस लिए फाइंड किया है, फॉर वैक्यूम के लिए। ये फार्मूला मैंने लिखा अभी कि मैं आपको लिख देता हूं कि F = ये फार्मूले में जो k की वैल्यू है 1/4 पाई यहां पुट करें, यहां पर फोर्स देखें, फोर्स फॉर वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r का स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास कूलम्ब फोर्स आती है फॉर वैक्यूम के लिए। अगर आप इसी फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में शो करना चाहते हैं फिर क्या आएगा, फोर्स इसमें ये ऊपर वेक्टर डाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर, यहां पर r एक पोजीशन वेक्टर भी शो होगा जब आपने वेक्टर यूज करना है, तो आपने इस जगह पर ये यूज कर दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा कि वेक्टर के लिए तो आपने फाइंड कर दिया, अब लास्ट हमारे पास रह गया कि अगर आप किसी मीडियम के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको रेस कर लेता हूं, मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान करते हैं। लास्ट स्टेप है हमारे पास, देखिए जरा स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला आया था अभी कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r का स्क्वायर। ये फोर्स हमारे पास कूलम्ब फोर्स थी फॉर वैक्यूम के लिए। अब देखिए जरा जब आप कोई दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम पुट करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके साथ एक जो एक फैक्टर है एप्सिलॉन r जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, वो फैक्टर एक ऐड हो जाएगा। ये रिलेटिव परमिटिविटी यहां पुट करें क्या आएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक यानी कि जो मैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव
हमारे पास परमिटिविटी यहाँ पर आ जाएगा फैक्टर ऐड Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। जरा यहाँ इसको मैं प्राइम क्या है तो आगे मिक्स ना हो। ये स्टूडेंट्स सारी वैल्यू किसकी है, ये सारी वैल्यू हमारे पास फोर्स की है, जो ऊपर ये लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स आ गई, ये एप्सिलॉन आ गया। बेशक आप एप्सिलॉन को बदल लें और फोर्स को नीचे डिवाइड कर दें, तो ये बच्चे आपके पास किसके लिए आ गए, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये बेसिकली एप्सिलॉन आर है। ये रेडी परमिटिविटी की आपके पास आ गई है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको कुल अंदाज पूरा समझ आ गया होगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।